प्रिय बहनों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री में पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट या मोल अवधारणा। प्रिय बहनों, मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोग को मोल समझ में आना चाहिए, तो इसलिए इसके पहले वाले वीडियो में मोल के बारे में बताया गया है और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मोल अवधारणा या मोल कॉन्सेप्ट। यानी कि मोल अवधारणा या मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ग्राम परमाणु भार कह सकते हैं, ग्राम परमाणु भार इज इक्वल टू कह सकते हैं एक मोल परमाणुओं का, कह सकते हैं ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान देंगे ग्राम परमाणु भार इज इक्वल टू हो जाएगा एक मोल परमाणुओं का, एक मोल परमाणु का भार। प्रिय बहनों, उसके पीछे वाले वीडियो में बताया गया है यहाँ पे मोल क्या होता है, इसलिए मोल को सबसे पहले उस वीडियो में देखें और उसको समझें, तो फिर उसके बाद यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक मोल पर यानी कि ग्राम परमाणु भार इक्वल टू कह सकते हैं एक मोल परमाणुओं का भार। एक मोल परमाणुओं का भार का मतलब एक मोल किसके बराबर होता है, यहाँ पे 6.022 × 10⁻23, यहाँ पर एक मोल कितना होता है 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं का, परमाणुओं का भार। उसी प्रकार से यहाँ पे जहाँ पे परमाणु भार है उसी के जगह पे हम अणु भार अगर से कह दें, यानी कि ग्राम अणु भार, ग्राम अणु भार इक्वल टू क्या हो जाएगा एक मोल यहाँ पे क्या था परमाणु का, यहाँ पर हो जाएगा अणु, एक मोल अणु का भार। तो यहाँ पे प्रिय बहनों, यहाँ पर एक मोल के लिए चाहे वो अणु हो, परमाणु हो या आयन हो कह सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके लिए लिखेंगे 6.022 × 10⁻23, यानी कि एक मोल बराबर कितना होता है 6.022 × 10⁻23। इसे हम अवोगाद्रो का नंबर भी कहते हैं, उसमें बताया गया है, यानी कि इतना अणु का भार। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे परमाणु है, यहाँ पे परमाणुओं का भार, अगर से अणु है तो वहाँ पे अणुओं का भार, अगर से आयन है तो अणु का भार कह सकते हैं। यानी कि ग्राम अणु के लिए अणु का मोल, यानी ग्राम अणु कह सकते हैं, ग्राम अणु या ग्राम परमाणु कह सकते हैं, परमाणु या अणु और ग्राम आयन, ग्राम परमाणु, ग्राम अणु और ग्राम आयन, इन सभी के लिए अगर से बात किया जाए, इसको अगर से हम मोल में, इन सभी के लिए अगर से मोल शब्द का अगर से प्रयोग करें, यानी सभी के लिए मोल शब्द का प्रयोग क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ग्राम परमाणु है, ग्राम परमाणु को अगर से हम मोल में अगर से कहें तो मोल में कहने के लिए क्या कहा जाएगा अणु का मोल। यानी कि यहाँ पे परमाणु है इसलिए परमाणु का, यानी कि यहाँ हो जाएगा इसके पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे परमाणु का मोल, यहाँ पर परमाणु का
का मोल, और यहाँ पर देखेंगे ये अणु है इसलिए यहाँ पर अणु का मोल, और यहाँ पर देखेंगे आयन है इसलिए तीसरे में क्या हो जाएगा आयन, आयन का मोल। तो प्रिय भैया बहनों, यहाँ पर केमिस्ट्री में सबसे बेसिक चीजें, अगर से केमिस्ट्री में आपको मोल कॉन्सेप्ट अगर से समझ में नहीं आता है तो आपको केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कह दें कि 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस का अर्थ है 5 ग्राम परमाणु हाइड्रोजन का अर्थ है 5 मोल हाइड्रोजन परमाणु। उसका मतलब क्या है 5 मोल हाइड्रोजन परमाणु, या कह सकते हैं 5 ग्राम अणु, वहां क्या था 5 ग्राम परमाणु, 5 ग्राम परमाणु हाइड्रोजन का अर्थ है कि 5 मोल हाइड्रोजन परमाणु। और वही चीज एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि 5 ग्राम अणु हाइड्रोजन का अर्थ है, क्या बोले कि 5 ग्राम अणु हाइड्रोजन गैस का अर्थ है कि 5 मोल हाइड्रोजन, 5 मोल हाइड्रोजन अणु। तो यानी कि अगर से अणु है तो यहाँ पे अगर से अणु है तो उसको मोल में अणु बोलेंगे, अगर से परमाणु है तो वहाँ पे मोल के लिए परमाणु शब्द का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब एक बार फिर से देखेंगे कि मतलब अगर से कहा जाए कि 5 ग्राम परमाणु हाइड्रोजन गैस का अर्थ है, यहाँ पे 5 ग्राम हाइड्रोजन का 5 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु बोला है, और उसका अर्थ क्या है 5 मोल हाइड्रोजन का परमाणु। उसका अर्थ क्या है 5 मोल हाइड्रोजन का परमाणु। और दूसरा क्या बोले हैं कि 5 ग्राम अणु हाइड्रोजन का अर्थ, 5 ग्राम अणु हाइड्रोजन का अर्थ है। उसमें क्या था कि 5 ग्राम परमाणु हाइड्रोजन का अर्थ, और इसमें क्या है 5 ग्राम हाइड्रोजन अणु का अर्थ है। तो इसमें देखेंगे 5 मोल हाइड्रोजन अणु। तो यहाँ इसको समझ सकते हैं। और ये भी ध्यान देंगे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के लिए टेम्परेचर को अगर से देखा जाए, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के लिए यहाँ पर वो टेम्परेचर को हमेशा जो नॉर्मल टेम्परेचर में 273 केल्विन, अगर इसको केल्विन में बात की जाए, डिग्री सेल्सियस में बात किया जाए, डिग्री सेल्सियस में इसका हमेशा टेम्परेचर इतना होता है। जब भी अगर से मोल कॉन्सेप्ट में अगर से बात किया जाए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि एक केल्विन में कितना होता है 273, और डिग्री सेल्सियस में क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इसका जैसे देखेंगे जो इसका पास्कल, यानी कि जो इसका दाब कह सकते हैं, तो दाब इसका एक एटमॉस्फेयर के करीब में होता है, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर, या उसको कह सकते हैं 76 cm/Hg के टेम्परेचर पर उसकी बात किया जाए। तो यानी कि इसको पास्कल क्या होता है, इसको T से पास्कल बोलते हैं, कितना एटमॉस्फेयर, यहाँ पर इतना एटमॉस्फेयर, या इसी को अगर से इक्वल टू हम कह सकते हैं 76 इतना जो हो जाएगा, क्या इतना जो हो जाएगा सेंटीमीटर मरकरी के प्रेशर, सेंटीमीटर Hg टेम्परेचर, इस पर देखेंगे इतना प्रेशर इतना होता है, यानी कि सेंटीमीटर मरकरी के प्रेशर पर देखा जाए यानी 76 हो। और अगर से यहाँ पर उसको सिर्फ मरकरी के टेम्परेचर पर सेंटीमीटर अगर से हटा दिया तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 760 Hg। इसको प्रेशर बोलते हैं। जब भी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात किया जाए
तो यानी केल्विन में 273 और डिग्री सेल्सियस में हमेशा जो है 0 डिग्री सेल्सियस। और उसका पास्कल की बात किया, इसका दाब कितना, वायुमंडलीय दाब कितना 1 एटमॉस्फेयर, और सेंटीमीटर मरकरी के प्रेशर पर देखा जाए 76 होता है, सिर्फ मरकरी के प्रेशर पर देखा 760 होता है। तो आगे उसमें देखेंगे एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है, एक देखेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इसको शॉर्ट में एसटीपी बोलते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का जो केल्विन में टेम्परेचर हो जाएगा, तो यहाँ पर 298 इतना केल्विन होगा, यहाँ पर इतना केल्विन होता है। अगर इसकी डिग्री सेल्सियस की बात किया जाए, तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की बात किया, यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस। ये देखेंगे एक फिक्स मानक है। अगर से कहीं भी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आता है, तो उस मानक में अगर से हमको डिग्री सेल्सियस में रखना है, तो उसके लिए यहाँ पर 25 लिखेंगे, यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस। अगर से केल्विन में हमको लिखना है तो 298 केल्विन लिखेंगे। और अगर से यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन लगाते समय वहाँ पर 273 केल्विन रखेंगे, या तो डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर इसको इतना रखेंगे। ये क्वेश्चन आपको लगाते समय वहाँ पर ये मिलेगा। तो यानी कि पास्कल के लिए, जैसे पास्कल के लिए अगर से बात किया जाए, तो पास्कल के लिए कोई चेंजिंग नहीं है। पास्कल नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में भी वही होता है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में भी होता है। यानी कि 1 एटमॉस्फेयर और इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg मरकरी के दाब पर, और यहाँ पर 70 इतना मरकरी के प्रेशर। ये देखेंगे, ये आपको क्वेश्चन लगाते समय वहाँ पर अगर से टेम्परेचर प्रेशर की अगर से वहाँ पर बात किया जाए, तो उसमें ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो यानी कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं, अगर ग्राम परमाणु के लिए मोल शब्द का किस तरीके से, परमाणु के लिए परमाणु का मोल, अणु के लिए अणु का मोल, और आयन के लिए आयन का मोल, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर से इसमें मोल कॉन्सेप्ट की बात किया जाए, तो मोल कॉन्सेप्ट में कह सकते हैं कि 1 ग्राम शुद्ध द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। यानी कि 1 ग्राम शुद्ध द्रव्यमान, 1 ग्राम शुद्ध द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल। मोल को स्मॉल एम से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर मोल को स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे। तो इसको यहाँ पर मिटा करके यहीं पे लिख देते हैं, इसको यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे। उसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 1 ग्राम शुद्ध द्रव्यमान इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, मोल। ये मोल कॉन्सेप्ट की बात किया जा रहा है, मोल कॉन्सेप्ट के लिए 1 ग्राम शुद्ध द्रव्यमान का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल एम। तो नंबर ऑफ मोल को निकालने के लिए एम किस प्रकार से निकालते हैं, W/m, जहां पे W क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है, और m क्या है, आणविक द्रव्यमान। ये क्या है, आणविक द्रव्यमान। यानी कि यहाँ पे m को कैलकुलेट इस तरीके से करेंगे, यानी कि जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल, यानी कि इसको हम मोल कहते हैं। n को मोल, m को क्या कहेंगे, आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, और यहाँ पर W द्रव्यमान या इसको मास कहेंगे। तो इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे, मास कहेंगे। ये तो मोल कॉन्सेप्ट का पहला कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन की बात किया जाए, मोल कॉन्सेप्ट में अगर से मोल कॉन्सेप्ट को समझना है, तो उसके
उसकी पहली चीजें क्या है कि यहाँ पे 1 ग्राम शुद्ध द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या होता है मोल। तो जो नंबर ऑफ मोल एन इज इक्वल टू क्या होता है W अपॉन M, जहाँ पे W क्या है द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान, N क्या है नंबर ऑफ मोल। और 1 मोल में कह सकते हैं सेकंड कंडीशन की बात किया जाए, सेकंड कंडीशन में देखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 कणों की संख्या 1 मोल होती है। यानी कि दूसरी कंडीशन में 6.022 इंटू 10⁻23 कणों की संख्या 1 मोल होती है। ये दूसरी कंडीशन मोल कॉन्सेप्ट का ये दूसरा कंडीशन क्या है कि 6.022 इंटू 10⁻23 कणों की संख्या मोल होती है। ये सभी देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट की ही चीजें हैं। यानी कि यहाँ पर n की कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, नंबर ऑफ n का कैलकुलेट, यानी कि कणों की संख्या कह सकते हैं कणों की संख्या अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 इतना जो हो जाएगा यहाँ पर ये कणों की संख्या को इतने से डिवाइड कर देंगे तब भी यहाँ पर मोलों की संख्या निकल जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर ये n का कैलकुलेट जैसे यहाँ पर देखेंगे कणों की संख्या को कह सकते हैं इसको NO से प्रदर्शित किया जाता है, कणों की संख्या को NO से। और इसको देखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 को अवोगाद्रो नंबर से शो करते हैं, अवोगाद्रो नंबर को AN से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि n को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर से हमको कैलकुलेट करना, यदि हमको हमारे क्वेश्चन में कणों की संख्या दिया हो और इसमें अवोगाद्रो संख्या से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो यानी कि आगे जैसे देखेंगे अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस का 22.4 लीटर आयतन 1 मोल होता है। तीसरी कंडीशन की बात किया जाए यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे। मोल कॉन्सेप्ट की तीसरी अवधारणा क्या है? तीसरी अवधारणा है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस का नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस का 22.4 लीटर आयतन 22.4 लीटर आयतन 1 मोल होता है, 1 मोल होता है। उसके बाद देखेंगे कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n इज इक्वल टू लिख सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर गैस का आयतन, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर गैस का आयतन अपान यहाँ पर 22.4। प्रीवियस बनो अगर से क्वेश्चन में यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर गैस का आयतन दिया है तो यानी कि 22.4 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ n। तो यानी कि ये सभी क्या है मोल कॉन्सेप्ट की अवधारणा है। और आगे देखेंगे और नेक्स्ट क्या अवधारणा है नंबर 4, यानी कि 1 मोल परमाणुओं का भार कह सकते हैं। यानी कि उसकी चौथा अवधारणा क्या है, मोल कह सकते हैं 1 मोल परमाणुओं का भार, 1 मोल परमाणुओं का
एक मोल परमाणुओं का भार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.022 into 10⁻23 इतना 6.022 into 10⁻23 परमाणुओं का भार। परमाणुओं का भार ये चीज हम आपको शुरुआत में बता चुके थे ऊपर यहाँ पे कि 1 ग्राम परमाणु भार, यानी कि इसका जो चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, 1 मोल परमाणुओं का भार कितना होगा 6.022 into 10⁻23 इतना परमाणुओं का भार। तो यानी कि इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो आगे हम कह सकते हैं एक परमाणु का भार, एक परमाणु भार अगर से उसको ग्राम में कैलकुलेट करना है, यानी कि कह सकते हैं एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार अगर से इन ग्राम में दिया है, अगर से यहाँ पर एक ग्राम में दिया गया तो इस कंडीशन की बात है, तो परमाणु भार कह सकते हैं परमाणु भार अपान जो है 6.022 into 10⁻23 इस तरीके से यहाँ पर इसको अगर से ऐसे अणु के लिए लिखेंगे तो अणु के लिए भी वही चीज अप्लाई होगा। तो अणु के लिए ऊपर बताए गए थे एक ग्राम परमाणु भार, और वही चीज क्या हो जाएगा अणु के लिए। तो यानी कि एक कह सकते हैं 1 मोल अणुओं का भार कह सकते हैं एक मोल अणुओं का भार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.022 into 10⁻23 इतना जो है अणुओं का भार। आगे देखेंगे यहाँ पे ये चीज एक अणु का भार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर से सॉरी यहाँ पे अणु हो जाएगा, एक अणु का भार इन ग्राम में इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पे अणु भार अपान यहाँ पे हो जाएगा 6.022 into 10⁻23। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको मोल कॉन्सेप्ट की अवधारणाओं को इस तरीके से हम यहाँ पर उसको समझ सकते हैं। यानी कि मोल यहाँ पे 1 मोल अणुओं का भार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे इतना 6.022 इतना 3। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको ये सभी इसको नोट करेंगे। तो प्रिय भैया बहनों, तो आगे इसके बताते हैं। तो इसको नोट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। प्रिय भैया बहनों, यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं कि यहाँ पर मोल अवधारणा में कौन कौन सा फार्मूला एक संक्षिप्त में यहाँ पर नोट कर देते हैं। इसको यहाँ से बता देते हैं। कहने का मतलब मोल कॉन्सेप्ट के फार्मूले यहाँ पर नोट कर देते हैं। इसे सभी याद रखेंगे। मोल कॉन्सेप्ट के फार्मूला इसको सभी लिया मैं इसको याद रखेंगे। एक इसको संक्षिप्त में कह सकते हैं, इसको किस तरीके से इसको लिखेंगे उसको हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। तो उसको देखेंगे।
तो इसको अगर से हम लिखें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नंबर एक W/m कह सकते हैं। n की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए W/m यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे। और नंबर 2 जहाँ पे यहाँ क्या है, चलिए अभी इसको बाद में बता देते हैं। और दूसरा फार्मूला यहाँ पर बताया गया है NO/, क्या हो जाएगा Na। और तीसरा फार्मूला यहाँ पर बताया गया V/n हो जाएगा V/2.4। और यहाँ पर नंबर 4 एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान इक्वल टू हो जाएगा A/, यहाँ पे हो जाएगा Na। ऐसे ही यहाँ पर 5 देखेंगे, 5 में हो जाएगा एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान यहाँ पर क्या हो जाएगा M/, हो जाएगा Na। यहाँ पर प्रिय भैया बहनों सभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि जहाँ पे ये W n क्या है, n इक्वल जहाँ पे n इक्वल टू क्या है, मोल है। W क्या है, W इक्वल टू द्रव्यमान है। और m क्या है, आणविक द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान। और N O क्या है, कणों की संख्या है, कणों की संख्या है। और Na क्या है, Na इक्वल टू गैद्रो नंबर है या संख्या है। और V क्या है, V हमारा आयतन है। और यहाँ पे A इक्वल टू क्या है, A जहाँ पे A इक्वल टू यहाँ पे परमाणु का द्रव्यमान है, परमाणु का द्रव्यमान है। और ये Na तो यहाँ पर बताया गया। और बाकी M क्या है, यहाँ पर M जो है आणविक द्रव्यमान। मोल कॉन्सेप्ट में कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो यहाँ पर इसको नोट कर दिए हैं। इसको सभी इसको नोट कर लेंगे, ये सभी याद रखेंगे। इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को बताया, इस फार्मूले को याद रखेंगे। जब फार्मूला बताया, जब क्वेश्चन को बताया जाएगा उस क्वेश्चंस में ये सभी फार्मूले वहाँ पर आपको मिलेंगे, इसलिए इसको आप लोग याद रखेंगे। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे आपको मिलेगा किस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित उसके क्वेश्चनों को लगाया जाता है, समझा जाता है। प्रिय भैया बहनों, तो केमिस्ट्री को समझने के लिए मोल और मोल कॉन्सेप्ट आपको पूर्ण रूप से वहाँ पे वो समझ में आना चाहिए। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से लगाए जाते हैं इसको समझना अति आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर ये नोट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।